हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट, मेरी जो वीडियो ये आपके सामने आ रही है ये काफ़ी टाइम बाद 4 से 5 दिन बाद ही ये वीडियो आ रही है, क्योंकि बीच में मैंने वीडियो बनाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन टाइम ना होने की वजह से और तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी, तो उस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था स्टूडेंट। तो कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 को अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, आए जरा पढ़ लेते हैं इसको। तो लिखा हुआ है एक लाइन सेगमेंट ए बी है, इज डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट्स। सिर्फ इतनी ही बात सुनने के बाद हम अपना काम को शुरू कर सकते हो स्टूडेंट। उसने क्या बोला? उसने बोला कि आपके सामने एक आ रही है लाइन सेगमेंट। क्या आ रही है? एक लाइन सेगमेंट ए बी। तो मैंने बोला सही है, ये आ गया एक ए पॉइंट और ये आ गया एक बी पॉइंट। और उसने आगे क्या बोला? उसने आगे ये बोला कि इस लाइन सेगमेंट ए बी को 20 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दो। मैंने बोला बिल्कुल सही है। अब जरा आप सुने, तो यहां पे 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मुझे पता है स्टूडेंट 20 का मतलब बहुत ज्यादा हो गया, शायद आप इस बात को ना समझ सके। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। अगर मेरे पास एक लाइन सेगमेंट हो, क्या हो, एक लाइन सेगमेंट ए बी हो, सही ये आ गई, और मैं आपको बोलूं कि इस लाइन सेगमेंट ए बी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दें। कितने हिस्सों में डिवाइड कर दें? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। मेरा सवाल यह है कि कितने पॉइंट ऑफ डिवीजन चाहिए होंगे? आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो बिल्कुल एक पॉइंट ऑफ डिवीजन चाहिए होगा। तो इस तरीके से एक पॉइंट ऑफ डिवीजन ने इस लाइन सेगमेंट ए बी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। और अगर मैं आपको ये बोलूं कि मुझे इस लाइन ए बी को तीन हिस्सों में डिवाइड करना है, तीन हिस्सों में डिवाइड करना है, तो कितने पॉइंट ऑफ डिवीजन चाहिए होंगे? आप बोलेंगे सर तीन हिस्सों में करना है तो दो पॉइंट ऑफ डिवीजन चाहिए होंगे। तो भाई यहां पर लाइन सेगमेंट ए बी को तीन हिस्सों में डिवाइड करना है तो दो पॉइंट ऑफ डिवीजन चाहिए होंगे। इसका मतलब क्या समझ में आया हमारे? चले एक और बात कर लेता हूं। अगर मैं आपको बोलूं कि इस लाइन सेगमेंट ए बी को चार हिस्सों में डिवाइड करना है, कितने पॉइंट ऑफ डिवीजन चाहिए होंगे? आप बोलेंगे सर तीन पॉइंट ऑफ डिवीजन चाहिए होंगे। एक हिस्सा ये हो जाएगा, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया। तो ये लाइन ए बी चार हिस्सों में डिवाइड हो गई। कितने पॉइंट ऑफ डिवीजन लगे? तीन। तो हमें लाइन को जितने हिस्सों में डिवाइड करना होता है उससे एक कम पॉइंट ऑफ डिवीजन चाहिए होते हैं। उसने हमें बोला लाइन सेगमेंट को 20 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो हमें कितने पॉइंट ऑफ डिवीजन चाहिए होंगे? 19 पॉइंट ऑफ डिवीजन चाहिए होंगे। तो यहां पर अब सारे तो नहीं बनाऊंगा, कुछ बना दिए, चलता रहेगा, और ये आ गया हमारे पास पॉइंट। और यहां पे एक पॉइंट बीच में भी आ जाएगा, कौन सा? उसने हमें कौन सा पॉइंट ऑफ डिवीजन मालूम करने का बोला है, आगे पढ़ते हैं जरा। हमने इस लाइन सेगमेंट को मान लिया, हमने इसको 20 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कितने पॉइंट ऑफ डिवीजन आ गए? 19 पॉइंट ऑफ डिवीजन आ गए। चलिए, उसके बाद में बोला पहले पॉइंट को P1 के दिया, दूसरे को P2 P3 चलता गया, 19 पॉइंट ऑफ डिवीजन चाहिए होगा। क्लियर? आगे वो बोला इफ अगर A एंड B आर 2,3 एंड 10,11 रिस्पेक्टिवली, वो बता रहे हैं कि जो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 2,3 और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 10,11 या गए। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है? A के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, B के कोऑर्डिनेट्स ये। आगे क्या बोल रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P13। इसका मतलब 13वें पॉइंट ऑफ डिवीजन के हमें निकालने हैं स्टूडेंट कोऑर्डिनेट्स। ये है मजेदार बात। तो सपोज कर लेता हूं ये वो पॉइंट ऑफ डिवीजन 13वां, ये कौन सा पॉइंट ऑफ डिवीजन? P13। सही है, ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा? P19। अब हमारे को इनसे कोई लेना देना तो नहीं है, छोड़ दे उनको। हमें लेना देना सिर्फ इससे 13वें पॉइंट ऑफ डिवीजन से है हमारा लेना देना सब कुछ। क्लियर? समझ में आ गई बात? अब आएगी मजेदार बात, क्योंकि सवाल को सॉल्व करने के लिए ना, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ डिवीजन इस लाइन सेगमेंट ए बी को रेशियो में डिवाइड कर रहा है और इस रेशियो को आपको खुद निकालना होगा। सिखाया था ना इससे पिछले वाले लेक्चर में रेशियो को कैसे निकालते हैं।
एक दफा फिर आपको याद दिला देता हूं ताकि ये बात आपको समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल जल्दी से देखें, ये आ गए हमारे पास लाइन सेगमेंट ए बी आ गई और मैंने क्या किया, इस लाइन सेगमेंट ए बी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये आ गया 2 पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब मैंने क्या बोला आपको, मुझे बताओ कि इस पॉइंट सी ने और ये आ गया पॉइंट डी, इस पॉइंट सी ने इस लाइन सेगमेंट ए बी को कौन से रेशो में डिवाइड किया, कैसे निकालेंगे। आप बोलेंगे सर ये पहला पॉइंट ऑफ डिवीजन है तो 1 आएगा, उसके बाद लगाएंगे रेशो, इसको मिला के आगे कितने पॉइंट ऑफ डिवीजन है, एक, तो एक ये रहा, एक ये रहा, एक और एक 2, तो यहां पर सी जो पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट ए बी को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। अब बात करें डी पॉइंट की, ये कितने रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो हम देखेंगे ये कौन सा पॉइंट ऑफ डिवीजन है, दूसरा, तो दूसरा है तो क्या आ जाएगा 2, उसके बाद क्या आएगा रेशो, इसको मिला के आगे कोई और पॉइंट ऑफ डिवीजन है नहीं, तो ये खुद अकेला एक ही है, तो इसका रेशो आ जाएगा 2:1। इस तरीके से हम निकालते हैं स्टूडेंट रेशो। तो यहां भी आ जाए ये जो पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ डिवीजन है, आप बोलेंगे सर 13वां पॉइंट ऑफ डिवीजन है, तो यहां हम क्या लिख देंगे 13, क्योंकि ये पहला पॉइंट ऑफ डिवीजन था तो 1 था, ये दूसरा पॉइंट ऑफ डिवीजन था तो 2 था, तो ये 13वां पॉइंट ऑफ डिवीजन तो क्या आएगा 13, उसके बाद आएगा रेशो। अब इस पॉइंट को मिला के, इस पॉइंट को मिला के आगे कितने पॉइंट ऑफ डिवीजन है, 19 तक जा रहे हैं ना, तो भाई 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो कितने होगा 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब इसको मिला के आगे कितने पॉइंट ऑफ डिवीजन है 7, तो कितने होगा, यहां पे क्या आ जाएगा, इसका रेशियो निकल के आ गया 13:7। सवाल को सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं है, वही पुरानी टेक्निक है, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। मेन चीज थी कॉन्सेप्ट के रेशियो कैसे निकलेगा, समझ में आई बात। तो अब ये सवाल आपके सामने बिल्कुल खुल के आ चुका है, इसे सॉल्व करना बहुत इजी है, जो मैं आपको समझाना चाहता था इंशाल्लाह आप समझ गए होंगे। तो आए आप जल्दी से सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं लेट P13 divides the line segment AB in the ratio 13:7। तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद आएगा ए पॉइंट हमारे पास क्या है, दैट इज 2,3, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कह देंगे x1, y1। उसके बाद आ गया सेकंड पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कह देंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 10, 11 और इसके कोऑर्डिनेट्स को कह देंगे हम x2, y2। उसके बाद m1:m2 कितना गिवन है हमारे पास, सवाल में गिवन है ना, हमने निकाल लिया 13:7। चलिए यहां तक की बात क्लियर है। अब हम क्या लगाएंगे, बाय यूजिंग इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला। तो भाई क्या था इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला, x, y बराबर होता है किसके, m2 m1 x2 प्लस का m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2 कॉमा m1 y2 प्लस का m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2। यहां तक की बात क्लियर। चलें आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर m1 हमारे पास क्या है 13, तो यह m1 की जगह आ गया 13 मल्टीप्लाई बाय x2 हमारे पास क्या है 10, तो ये 10 से मल्टीप्लाई होगा प्लस m2 हमारे पास 7 है, तो ये आ गया 7 मल्टीप्लाई होगा x1 से, x1 हमारे पास क्या है 2, तो ये आ गया 2 एंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2 मतलब 13 प्लस का 7। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद m1 हमारे पास है 13, उसके बाद है y2 हमारे पास क्या है दैट इज 11, ये आ गया 11, उसके बाद प्लस m2 हमारे पास 7, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय y1 हमारे पास 3 है एंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2 मतलब 13 प्लस का 7। चलें आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो जाएगा 13 10 130। सो यहां स्टूडेंट मैंने कैलकुलेशन कर दी, क्योंकि बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है वो तो आप भी कर लेंगे। तो सिंपल देख लें
तो 13 10 130 प्लस का 7 टू द 14 एंड 13 प्लस का 7 20 आ गया, 13 प्लस का 7 20 आ गया, 13 11 143 आ गया, प्लस 7 3 21। सॉल्व करेंगे, काटे बीटेंगे तो आंसर आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 5 कॉमा 41 डिवाइडेड बाय 5। यहां उसके बाद लिख देंगे हेंस इस तरह द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P13 आर 36 डिवाइडेड बाय 5 कॉमा 41 डिवाइडेड बाय 5। और यहां जाके ये खूबसूरत सा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आया बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 14। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसे मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को सबसे शॉर्ट तरीके से करवाऊंगा। इस सवाल को करने का एक लॉन्ग तरीका भी है और एक शॉर्ट तरीका। शॉर्ट तरीका कैसे है वो अभी आप देखिएगा, क्योंकि इस सवाल में खास बात है। सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। लिखा हुआ है इफ ए बी सी आर द 3 कोलिनियर पॉइंट्स। अब सबसे पहली चीज आपके जहन में पता है क्या आई होगी, आप बोलेंगे सर ये क्या लिखा हुआ है कोलिनियर पॉइंट्स, ये क्या होता है। स्टूडेंट आपने एक चीज वेक्टर्स में पढ़ी होंगी, दैट इज कोप्लेनर वेक्टर्स, पढ़ा है ना। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स उन वेक्टर्स को कहते हैं जो एक ही प्लेन पे लाया करते हैं, तो उन वेक्टर्स को क्या कहा जाता है, कोप्लेनर। और यहां क्या लिखा हुआ कोलिनियर, तो यहां पे मुराद ये है कि वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे लाया करते हो, तो उन पॉइंट्स को कहा जाता है कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहां आपके सामने एक पिक्चर आ रही होगी और ये कोलिनियर पॉइंट्स को प्रूव करने के तरीके हैं। इनके जरिए आप कोलिनियर पॉइंट्स को प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। कंडीशन भी अगर आपको कोई दी हुई है तो उसके हिसाब से करिएगा। क्लियर। अब आ जाए, सबसे पहले उसने बोला कि एक लाइन है, या अगर एक लाइन और उस लाइन पर 3 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। तो ये आ गया हमारे पास पहला पॉइंट ए, ये आ गया हमारे पास दूसरा पॉइंट बी और ये आ गया हमारे पास तीसरा पॉइंट सी। और ये कोलिनियर पॉइंट्स है, तो इसका मतलब एक ही लाइन पे लाया करते हैं, एक ही लाइन पे लाया कर रहे हैं। देखें 1 2 3 तीनों के तीनों एक ही लाइन पे लाया कर रहे हैं, इस वजह से ये कोलिनियर पॉइंट्स है। सवाल में ये नहीं कहा कि साबित करें कोलिनियर पॉइंट्स है, कुछ भी नहीं कहा, वो बता रहा है कि वो पॉइंट जो है ना तीनों कोलिनियर है। चलें, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर हियर, वो बता रहा है कि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3,4 एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 7,7। तो बता दो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे अगर ए और सी के दरमियान का डिस्टेंस, ए और सी के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा 10 यूनिट्स है। तो बताओ सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। समझ में आई बात। अब अगर आप ये देखें तो ये जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट इस लाइन सेगमेंट एसी को क्या डिवाइड नहीं कर रहा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल कर रहा है। तो यहां पर अगर हमें ये पता चल जाए क्या ये बी मिड पॉइंट है, चेक कर सकते हैं अगर हम, क्योंकि हमारे पास ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हैं और हमारे पास बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हैं। क्लियर। तो यहां पर अगर हम ए से लेके बी तक का डिस्टेंस निकालते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर ये लाइन एक ही लाइन पे लाया करते हैं तो एक कंडीशन को लाजमी फुलफिल करेंगे, क्या, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस प्लस बी से लेके सी तक का डिस्टेंस, बी से लेके सी तक का डिस्टेंस बराबर किसके आएगा, ए से लेके सी तक के डिस्टेंस के। एक ही लाइन पे लाया करते हैं ना कोलिनियर पॉइंट से, तो ये कंडीशन लाजमी फुलफिल होगी। अब सुनिएगा मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं ये करने जा रहा हूं कि ए से लेके बी तक का डिस्टेंस निकालता हूं। अगर ए से लेके बी तक का डिस्टेंस 5 यूनिट्स निकल गया, क्या बोल रहा हूं मैं फिर सुनिएगा, क्या निकल गया 5 यूनिट्स, इसका मतलब ये होगा कि बी से लेके सी तक का डिस्टेंस भी कितना होगा, वो भी 5 यूनिट्स होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो बी पॉइंट है ये ए और सी का मिड पॉइंट बन जाएगा। समझ में आ रही है। अभी भी क्लियर नहीं हुई, क्लियर करूंगा, टेंशन नहीं लेनी आपको। तो पहला मैं काम यही करता हूं कि क्या करता हूं, ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस निकाल लेता हूं। फॉर ए बी डिस्टेंस के लिए हम काम कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा चेक करते हैं। सो ए पॉइंट हमारे पास क्या है, दैट इज के कोऑर्डिनेट से 3,4।
पहला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम कह देंगे x1, y1। दूसरा पॉइंट हमारे पास है b, इसके कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 7, 7, इसको हम कह देंगे x2, y2। क्लियर। तो अब यहां पर हम निकाल लेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। में लिख नहीं रहा, आप लोग लिख लीजिएगा। सो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, दैट इज अंडर रूट x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर अंडर रूट x2 क्या है 7 माइनस का x1 क्या है 3 और इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 7 माइनस का y1 क्या है 4 और इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस का 7 माइनस 4 क्या होगा 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 16 और 9 कितने होते हैं भाई 25। कितने होते हैं 16 और 9 होते हैं 25। तो हमारे पास A और B के दरमियान का जो डिस्टेंस निकल के आ गया दैट इज 5 यूनिट्स। कितना निकल के आ गया 5 यूनिट्स। मैंने आपको एक बात बताई थी ना कि अगर A और B के दरमियान का डिस्टेंस 5 यूनिट्स आ गया तो फिर आपको पता है B से लेके C तक का डिस्टेंस भी कितना होगा 5 यूनिट्स ही होगा। क्यों, क्योंकि आपको एक बात पता है ना कि अगर यहां से लेके यहां तक कितना है 5 यूनिट्स, तो यहां से लेके यहां तक भी कितना होगा 5 यूनिट्स। जब ही तो 5 प्लस 5 क्या होगा 10। इसका मतलब तो ये हो गया कि ये जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट क्या है मिड पॉइंट है। क्या है मिड पॉइंट किसका ए और सी का। तो यहां पर अकॉर्डिंग सो यहां कह सकते हैं कि बी इज द मिड पॉइंट, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ए और सी का क्या है बी क्या है ए और सी का मिड पॉइंट बन चुका है। सही है ना। तो यहां पर ए पॉइंट हमारे पास क्या है दैट इज 3,4 और उसके बाद सी पॉइंट हमारे पास उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x, y और उसके बाद बी पॉइंट हमारे पास क्या है दैट इज 7, 7। तो यहां पर पहला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कह देंगे x1, y1। दूसरा पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स को हम कह देंगे x2, y2 एंड ये तीसरा पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स को हम कह देंगे x, y। किसको यूज करेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है कि x बराबर होता है किसके x1 प्लस के x2 डिवाइडेड बाय 2 के और y के लिए क्या बोलता है y बराबर होता है किसके y1 प्लस के y2 डिवाइडेड बाय 2 के। सो x हमारे पास किसके बराबर है दैट इज 7। यहाँ ये 2 डिवाइड में हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। x1 हमारे पास क्या है 3 प्लस का x2 हमारे पास क्या है x। तो यहां से 7 टू द क्या हो जाएगा 14, ये प्लस का 3 इधर आके क्या होगा माइनस का 3। तो x बराबर किसके आ गया 14 माइनस 3 के 11। तो यहां पर x हमारे पास बराबर आ गया दैट इज 11। अब यहां देखें y किसके बराबर 7 के, यहाँ ये 2 डिवाइड में यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। y1 हमारे पास क्या है 4 प्लस का y2 हमारे पास क्या है y। तो यहां पर 7 टू द क्या हो जाएगा 14, ये प्लस का 4 इधर के क्या होगा माइनस का 4। तो y किसके बराबर आ जाएगा 14 माइनस 4 कितना होता है 10। तो यहां पर y बराबर आ गया 10 के। और हमने इस तरीके से किसके कोऑर्डिनेट्स निकाले आप बोलेंगे सर सी पॉइंट के, क्योंकि सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या बोला था x, y। तो यहां लिख देंगे हैज द coordinates of point C R क्या है 11, 10। और यहां जाके हमने इस खूबसूरत से क्वेश्चन को इसको करने का सबसे आसान तरीका यही था जो मैंने आपको बताया। अब आप चाहें तो अपनी जिंदगी को मुश्किल भी बना सकते हैं और आप चाहें तो अपनी जिंदगी को आसान भी बना सकते हैं। तो ये मैंने आपकी जिंदगी को आसान तरीका बताया करने का, ये सबसे इजी तरीका है। हमें पता चल गया कि ए से लेके बी तक का डिस्टेंस 5 यूनिट है, तो बी से लेके सी तक का डिस्टेंस भी कितना होगा 5 यूनिट। इस तरीके से ये जो बी पॉइंट है वो बन गया मिड पॉइंट।
जिस वजह से हम इस सवाल को इजीली कर पाए। अगर ये मिड पॉइंट नहीं होता तो फिर हमें एक लंबी कैलकुलेशन पे जाना पड़ता। क्लियर? सो आए अब बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 15 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसका सिर्फ एक ही पार्ट मैं आपको करवाऊंगा, इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। बहुत इजी है, आपको बस समझना है कॉन्सेप्ट ऑफ इन सेंटर। तो मैं आपको क्या करता हूँ, इन सेंटर का कॉन्सेप्ट दे देता हूँ स्टूडेंट। इन सेंटर क्या होता है तो जरा देखें स्टूडेंट। सबसे पहले आपको बनाना है ट्रायंगल। क्या बनाना है? एक ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी, तो हमने क्या करा, एक ट्रायंगल बना दिया। और इनके 3 वर्टिसेस होते हैं, तो 1 2 3, या अगर 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। इस वर्टेक्स को मैंने नाम दे दिया L का, इस वर्टेक्स को मैंने नाम दे दिया M का, और इस वर्टेक्स को मैंने नाम दे दिया N का। क्लियर? अब इन सेंटर क्या होता है, अब वो सुनिएगा स्टूडेंट। आपको इस पॉइंट L से, इस पॉइंट L से एक ऐसी लाइन निकालनी होगी, ऐसी लाइन निकालनी होगी ताकि वो अपने ऊपर बनने वाले एंगल को, अपने ऊपर जो बनने वाला एंगल है उसे बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो है 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। तो अब हम लाइन इसके मिड से निकालेंगे। मिड से मुराद 30 डिग्री से। तो लाइन अगर 30 डिग्री से निकलती है तो याद रखिएगा इसने क्या किया, इस लाइन को बाइसेक्ट कर दिया, इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। तो ये जो लाइन है ये कहलाएगी इंटरनल बाइसेक्टर। क्या कहलाएगी? इंटरनल बाइसेक्टर। तो यहां L पॉइंट से निकली थी, इसी वजह से हम कहेंगे इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ L। इसी तरीके से B पॉइंट से एक ऐसी लाइन निकालेंगे ताकि, सॉरी, M पॉइंट से एक ऐसी लाइन निकालेंगे कि M पॉइंट पर बनने वाला एंगल उसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। तो ये लाइन जो है वो कहलाएगी इंटरनल बाइसेक्टर। कौन से पॉइंट से निकला था? M। तो ये कहलाएगा इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ M। सेम लाइक दैट N पॉइंट से एक लाइन निकालेंगे जो N पॉइंट पे बनने वाले एंगल को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देगी। तो हम कहेंगे ये इंटरनल बाइसेक्टर है। और ये N पॉइंट से निकला था इसलिए हम कहेंगे कि ये इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ N है। और जहां पर ये तीनों इंटरनल बाइसेक्टर मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को कहा जाता है स्टूडेंट इन सेंटर। तो व्हाट इज इन सेंटर? इन सेंटर इज द पॉइंट वेयर ऑल द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल मीट्स। सही है ना? तो वहां वो पॉइंट जहां पर ट्रायंगल के इंटरनल बाइसेक्टर मीट करते हैं उस पॉइंट को कहा जाता है इन सेंटर। तो ये हमारे पास ये जो पॉइंट मिला है ये पॉइंट कहलाएगा क्या? व्हाट इज कॉल्ड इन सेंटर। तो नाउ समझ में आ गया आपको कि इन सेंटर क्या है? इंशाल्लाह क्लियर है। अब सवाल क्या पैदा होता है, तो एक और बात अपने जहन में रखिएगा, वो बात ये है कि अगर आप गलती से भी ये मत सोचिएगा कि ये लाइन सामने वाली साइड को बराबर हिस्से में तकसीम कर रही, नहीं, जरूरी नहीं है। लेकिन खास बात क्या इंटरनल बाइसेक्टर की, कि अपने ऊपर एंगल बनने वाले को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। तो गलती से ही मत समझिएगा कि सामने वाली साइड को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई। तो अब बात आती है कि इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को कैसे कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको इंटरनल बाइसेक्टर के कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करना है तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। एक्स के लिए हमारे पास क्या होता है? फॉर्मूला होता है ax1 प्लस का bx2 प्लस का cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस का b प्लस का c, कॉमा ay1 प्लस का by2 प्लस का cy3 डिवाइडेड बाय a प्लस का b प्लस का c। देख लो कि आपको नजर आ रहा है, मेरे हिसाब से तो शायद नजर ना आ रहा हो कोने का, तो काम चला लीजिएगा। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया क्या है, ax1 प्लस का bx2 प्लस का cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस का b प्लस का c, कॉमा ay1 प्लस का by2 प्लस का cy3 डिवाइडेड बाय a प्लस का b प्लस का c। ये है
फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर। और इस सवाल में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर, इसका मतलब ये फॉर्मूला लगेगा। सही है, आगे बढ़ते हैं। ऑफ अ ट्राइंगल हुज एंगुलर पॉइंट्स आर रिस्पेक्टिवली, तो आपको इस ट्राइंगल के वर्टिसेस एल एम और एन इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। तो मैंने डायग्राम बनाई है, एल के कोऑर्डिनेट्स, एम के कोऑर्डिनेट्स, एन के कोऑर्डिनेट्स। इतनी बात क्लियर। अब अगर आप इस फॉर्मूले में देखें ना, यहां पे ए बी सी ये क्या है, असल में स्टूडेंट आपको पता है कि यहाँ पे जो हम ट्राइंगल बनाते हैं और हम देते हैं इसको नाम, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है। तो ए के बिल्कुल अपोजिट होता है ए स्मॉल ए, बी के बिल्कुल अपोजिट होता है स्मॉल बी, सी के बिल्कुल अपोजिट होता है स्मॉल सी। तो ये असल में क्या होता है, ए क्या है, बी सी साइड की लेंथ, सी क्या है, ए बी साइड की लेंथ, बी क्या है, असल में ए और सी की साइड की लेंथ। लेंथ का मतलब डिस्टेंस ही होता है। तो असल में हमें अगर हम चाहते हैं कि इस पॉइंट इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल सके तो हमें इसकी साइड, इस ट्राइंगल की साइड का डिस्टेंस पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो यहाँ जो ये ए बी सी है हमारी कंडीशन में क्या होंगे, एल है तो इसके बिल्कुल अपोजिट स्मॉल एल, ये एम है तो इसके बिल्कुल अपोजिट स्मॉल एम, ये एन है इसके बिल्कुल अपोजिट स्मॉल एन। तो ये हमें एल एम एन इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना होगा, तभी हम जाकर इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकते हैं। तो यही काम मैंने किया कि एन क्या था, एल और एम के दरमियान का डिस्टेंस, एल क्या था, एन और एम के दरमियान का डिस्टेंस, एम क्या था, एल और एन के दरमियान का डिस्टेंस। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले कैलकुलेट किया एल एम का डिस्टेंस। देखिए आप स्टूडेंट में इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि डिस्टेंस निकालना मैं आपको सिखा चुका हूं और आप इंशाल्लाह बहुत आसान तरीके से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो मैंने आपके सामने बिल्कुल प्रॉपर काम किया, कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप समझ जाएंगे किस तरीके से डिस्टेंस निकला। बहुत हलवा काम है तो मैं वैसे बार बार आपको नहीं बता रहा। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है, एल एम का डिस्टेंस निकालेंगे, एल और एम के दरमियान का डिस्टेंस निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एन। तो मैंने एल और एम के दरमियान का डिस्टेंस क्या निकाला, 8। तो वो असल में मेरे पास वैल्यू किसकी आ गई, एन की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से फिर मैंने निकाला एम और एन के दरमियान का डिस्टेंस, एम और एन के दरमियान का डिस्टेंस निकाला, वो कितना आया 5√2। तो असल में एम और एन के दरमियान का जो डिस्टेंस निकाला उसने मेरे को क्या वैल्यू दी, एल की। तो एल की वैल्यू मैंने निकाली, दैट इज 5√2। उसके बाद मैंने निकाला एल और एन के दरमियान का डिस्टेंस, उससे मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एम की। तो मैंने क्या किया, एल और एन के दरमियान का डिस्टेंस निकाला। तो यहां पर मेरे पास एल और एन के दरमियान का डिस्टेंस निकल के आ गया 5√2 और वो असल में किसकी वैल्यू है, एम की ही वैल्यू है। तो ये हमारे पास इतना काम होने के बाद अब हम इजीली इन सेंटर का फॉर्मूला लगाएंगे और इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज को निकालेंगे। सो आ जाए हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने काम लिखा है कि नाउ फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर। तो यहां पर इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने का वक्त आ चुका है। तो यहां पर सबसे पहले हमारे पास एक एल पॉइंट है, तो यहां पे हम लिखेंगे सबसे पहले एल पॉइंट। तो एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है सवाल में, दैट इज 2,8। तो पहला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कह देंगे, x1, y1। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, m, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या, हमारे पास क्या दिए मैंने सवाल में 8,2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कह देंगे, x2, y2। उसके बाद हमारे पास तीसरा पॉइंट क्या है, n, उसके कोऑर्डिनेट सवाल में क्या गिवन है 9,9। इसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या देंगे, x3, y3। क्लियर। चलो उसके बाद हमने m की वैल्यू निकाल ली है, दैट इज m हमारे पास कितना है, असल में 5√2 है। उसके बाद हमारे पास n, उसके बाद n हमारे पास क्या है, n हमारे पास क्या निकल के आया, n हमारे पास आया है 8 और कहाँ गया, m आ गया, n आ गया और l हमारे पास कितना निकल के आया, दैट इज 5√2। क्लियर। तो अब यहाँ हम किसको यूज करेंगे, बाय यूजिंग इन सेंटर फॉर्मूला, बाय यूजिंग इन सेंटर फॉर्मूला। क्या है इन सेंटर का फॉर्मूला, बहुत आसान है, x, y कैलकुलेट करना है तो बहुत इजी है। क्या करेंगे,
क्या आ गया हमारे पास, ए एक्स वन प्लस का बी एक्स टू प्लस का सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाय ए प्लस का बी प्लस का सी कॉमा, उसके बाद क्या आता है हमारे पास, ए वाई वन प्लस का बी वाई टू प्लस का सी वाई थ्री डिवाइडेड बाय ए प्लस का बी प्लस का सी। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर। अब सवाल पैदा होता है, सर ये ए क्या है, बी क्या है, ये सी क्या है, अभी बताया था ना मैंने, ये वाला जो है इस कंडीशन में ए है, ये हमारा क्या होगा बी, और ये हमारा क्या होगा, सॉरी ये हमारा क्या होगा बी, और ये हमारा सी होगा। इसका मतलब हम लोग इस फॉर्मूले को चेंज करेंगे अपने हिसाब से। तो एल के बिल्कुल अपोजिट एल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एल, तो यहाँ मैं इसको चेंज कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। तो ये हो जाएगा एल एक्स वन, और उसके बाद क्या हो जाएगा एम एक्स टू, और उसके बाद क्या हो जाएगा एन एक्स थ्री। तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा ये एल वाई वन प्लस का एम वाई टू प्लस का एन वाई थ्री। तो इसी तरीके से इनको ऐड भी कर देंगे, तो एल प्लस का एम प्लस का एन, इसी तरीके से इसको भी कर देंगे एल प्लस का एम प्लस का एन। चले सो स्टूडेंट्स, मुझसे भी एक गलती हो गई थी, यहाँ पर सुनिएगा जरा कहाँ गलती हुई, यहाँ देखिए यहाँ पर 36 प्लस का 36 से आओगे 72, तो अंडर रूट 72 बराबर होता है स्टूडेंट 6 अंडर रूट 2 के। तो इस तरीके से n की जो वैल्यू है दैट इज 6 अंडर रूट 2। तो करेक्ट करिएगा इसको, क्योंकि अभी भी मेरी भी तबीयत सही नहीं है, देखें इस वजह से हो रहा है गलती, 6 अंडर रूट 2। क्लियर है। तो अब यहाँ पर सिंपल ही आपके सामने फॉर्मूला, तो अब जल्दी से इसको लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा देखें, तो यहाँ पर L हमारे पास कौन है 5 अंडर रूट 2, तो ये आ गया हमारे पास 5 अंडर रूट 2, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय x1 हमारे पास क्या है 2, तो ये आ गया 2 प्लस का m हमारे पास क्या है 5 अंडर रूट 2, तो ये आ गया हमारे पास 5 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय x2 हमारे पास क्या है 8, तो ये आ गया 8 प्लस का, उसके बाद आता है n हमारे पास क्या है 6 अंडर रूट 2, तो ये आ गया हमारे पास 6 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय x3 हमारे पास क्या है 9 एंड डिवाइडेड बाय x1 प्लस का x2 सॉरी l प्लस का m प्लस का n, तो ये क्या हो जाएगा 5 अंडर रूट 2 प्लस का m हमारे पास क्या है, जो भी है सबको ऐड ही करना है, तो किसी को भी कर दें, 6 अंडर रूट 2 प्लस का 5 अंडर रूट 2, उसके बाद आएगा कॉमा l हमारे पास क्या है 5 अंडर रूट 2, तो ये आ गया हमारे पास 5 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय y1 हमारे पास क्या है 8, उसके बाद आएगा प्लस, उसके बाद m हमारे पास क्या है 5 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय y2 हमारे पास क्या है 2 प्लस का n हमारे पास क्या है 6 अंडर रूट 2, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय y3 हमारे पास क्या है दैट इज 9 एंड डिवाइडेड बाय 5 अंडर रूट 2 प्लस का 6 अंडर रूट 2 प्लस का 5 अंडर रूट 2। अब स्टूडेंट आप लोगों के पास कैलकुलेटर तो होगा, लाजमी सी बात है, इसे कैलकुलेटर में डायरेक्ट डालें, सब सारी वैल्यू को डायरेक्ट डाल दें और सॉल्व करें और देखें क्या वैल्यू आती है। मैं यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूँ। सो यहाँ पर सॉल्व किया मैंने, जरा देख लें। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे 5 टू द 10, 10 अंडर 2 प्लस का 5 8 द 40, 40 अंडर 2 प्लस का 6 9 द 54 अंडर 2 एंड 5 अंडर 2 6 अंडर 2 प्लस का 5 अंडर 2, तो 5 और 6 5 और 5 होगा 10 और 10 और 6 कितने होगा 16, तो 16 अंडर 2 आ गया। इसी तरीके से सेम यहाँ पे भी होगा 5 8 द 40 अंडर 2 प्लस का 5 टू द 10, 10 अंडर 2 प्लस का 6 9 द 54, 54 अंडर 2 डिवाइड बाय 16 अंडर 2। सिंपल है, यहाँ पर अंडर 2 अंडर 2 है, तो 54 प्लस का 40 प्लस का 10, तो करेंगे तो आ जाएगा 104 अंडर 2 डिवाइडेड बाय 16 अंडर 2, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 104 डिवाइड बाय 16 अंडर 2, तो यहाँ अंडर 2 से अंडर 2 कैंसल, अंडर 2 से अंडर 2 कैंसल, काटेंगे 104 को डिवाइड बाय 16 करेंगे तो आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। इसकी प्रैक्टिस लाजमी करिएगा, कहिए ना, बहुत आसान सवाल है, डिस्टेंस आपको सही से कैलकुलेट करिएगा, सही है ना, तो ये सवाल कभी भी गलत नहीं होगा, सही फॉर्मूला याद होना चाहिए।
और आज की वीडियो में यही एंड करता हूँ। इसका सेकंड पार्ट आप लोगों को खुद करना है, इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगी। जैसा मैंने आपको बताया, जिस तरीके से बताया उसी तरीके से करिएगा, इंशाल्लाह कहीं मिस्टेक नहीं होगी। तो आज की वीडियो यही एंड करता हूँ। 2 सवाल रहेगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो कंप्लीट करवा दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।